नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है जीआईजी मुद्रा। तो जीआईजी मुद्रा किस देश ने जारी की है, इसकी क्या विशेषता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जिम्बाब्वे ने देश की लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने के प्रयास में एक नई मुद्रा लॉन्च की है जिसका नाम जीआईजी जिम्बाब्वे गोल्ड है। जिम्बाब्वे को हम लोग देख लेते हैं कहाँ है। यह अफ्रीका महाद्वीप का अर्ध मैप है, आधा मैप है। इसमें जो है, यहाँ पे यह जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। ठीक है। यह इससे लगे हुए देश कौन कौन है? बोत्सवाना, इधर मोजाम्बिक, ठीक है, इधर जाम्बिया। तो यह जो देश है, और ये नामीबिया भी थोड़ा सा हल्के में यहाँ से मैच करता है, ठीक है, जिम्बाब्वे से। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यह साउथ अफ्रीका कंट्री है। यह लेसोथो है, जो एक लैंड लॉक कंट्री है, जो साउथ अफ्रीका में है। यहाँ मेडागास्कर है, ठीक है, यहाँ मलावी है, यह तंजानिया है, यह अंगोला है। तो जिम्बाब्वे से लगने वाले देश कौन कौन हो गए? बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, जाम्बिया, और यह नामीबिया भी हल्के में थोड़ा सा लगता है। ठीक है। तो जीआईजी जिम्बाब्वे के स्वर्ण भंडार द्वारा समर्थित है। इसको अप्रैल की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेश किया गया था और अब इसे बैंक नोट और सिक्के के रूप में जारी किया गया है। अब इस पे देखते हैं हम लोग कि उस देश में विश्वास और अस्वीकृति क्या है। तो 2009 में जिम्बाब्वे डॉलर के पतन के बाद यह छठी मुद्रा होने के बावजूद जीआईजी पहले ही कुछ क्षेत्रों से अविश्वास और अस्वीकृति का सामना कर रही है। कई सरकारी विभागों और व्यवसायों ने नई मुद्रा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और वे अमेरिकी डॉलर के साथ रहना पसंद करते हैं, जो जिम्बाब्वे के लोगों के बीच सबसे अधिक भरोसेमंद मुद्रा बनी हुई है। तो जिम्बाब्वे के लोग ज्यादातर अमेरिकी डॉलर का यूज करते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। यहाँ के राष्ट्रपति इमर्सन नंगागवा। प्रधानमंत्री कौन है? तो मॉर्गन स्वानगिराई। ठीक है, ये जो है प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं। सेट के नए पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं, या पीठाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जो हो चुके थे, दिनेश कुमार, 29 अप्रैल 2024 को प्रतिभूत या अपीलीय न्यायाधिकरण सेट के पीठाधीश अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले न्यायमूर्ति दिनेश कुमार कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वह फरवरी 2024 में पद से सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, प्रसिद्ध पत्रकार विनय वीर का निधन हो गया है। तो ये जो है प्रकाशक और दैनिक हिंदी मिलाप के संपादक थे। इनकी 72 वर्ष की आयु में निधन हुई है। वह दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के चैंपियन थे और पत्रकारिता समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, चीन से आयात पर जीटीआरआई रिपोर्ट आई है। तो यह एक चिंता वाली बात है कि इसमें जो है बताया गया है कि चीन से लगातार जो है आयात भारत का बढ़ रहा है। तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, यह इस रिपोर्ट का नाम है, जीटीआरआई का। तो जीटीआरआई की एक रिपोर्ट चीनी आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता पर प्रकाश डालती है। यह शुगर नहीं है, यह चीन है। चाइना के आयात चाइना से आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता पर प्रकाश डाल रहा है, जिसमें आयात बिल 2023-24 में बढ़कर 101 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, जो 2018-19 में लगभग 70 बिलियन डॉलर था। पिछले 15 वर्षों में भारत के औद्योगिक वस्तुओं के आयात में चीन की हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है, जो 30% तक पहुंच गई है। जबकि चीन से आयात ने भारत के कुल आयात को 2.3 गुना बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो आयात के जो बढ़ते आंकड़े हैं वह देखना है। तो चीन से भारत का आयात वर्ष 2023-24 में बढ़कर 101 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जो वर्ष 2018-19 में 70 बिलियन डॉलर था। और इस चीन पर जो है
औद्योगिक क्षेत्र की निर्भरता बढ़ गई है भारतीय। तो पिछले 15 वर्षों में भारत के औद्योगिक वस्तुओं के आयात में चीन की हिस्सेदारी 21% से बढ़कर 30% हो गई है। भारत की कुल आयात वृद्धि को 2.3 गुना बढ़ा है। ठीक है। प्रमुख क्षेत्रों में प्रभुत्व, किन किन क्षेत्रों में चीन का प्रभुत्व बढ़ा है, तो चीन की मशीनरी, रसायन, फार्मास्यूटिकल और वस्त्र सहित 8 महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। इस धारणा का खंडन करता है कि चीनी आयात मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र तक सीमित है। ठीक है। तो यह जो है, यह एक धारणा बनी हुई थी कि चीन से आयात जो हो रहा था उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ज्यादा प्रमुखता दी जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मशीनरी, रसायन, फार्मास्यूटिकल और वस्त्र आदि में भी चीन से आयात बढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, पीएसजी ने रिकॉर्ड 12वीं बार फ्रेंच फुटबॉल लीग वन खिताब जीता। पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब को 2023-24 लीग वन सीजन के चैंपियन के रूप में पुष्टि की गई है। यह क्लब का रिकॉर्ड 12वां लीग वन खिताब था। पेरिस सेंट जर्मेन ने पिछले 3 लगातार खिताब जीते हैं और पिछले 10 वर्षों में उसने 8 खिताब लीग वन जीते हैं। अपने करीबी प्रतिद्वंदी मोनाको के लियोन क्लब से 3-2 से हारने के बाद पेरिस सेंट जर्मेन को चैंपियन का ताज पहनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना के वाइस चीफ बने। ठीक है। वाइस चीफ यह बने हैं। तो राष्ट्रपति भवन के साउथ ब्लॉक में एक कार्यक्रम के दौरान वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 30 अप्रैल को नौसेना चीफ का पद संभाला था। कृष्णा स्वामीनाथन 1 जुलाई 1987 को फ्लैग ऑफिसर के तौर पर नौसेना में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान कृष्णा स्वामीनाथन को नेवी ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। वो आईएनएस विक्रमादित्य के अलावा वारशिप्स की कमान भी संभाल चुके हैं। इन वारशिप्स में आईएनएस विद्युत, आईएनएस विनाश मिसाइल और आईएनएस कॉर्बेट पुलिस, आईएनएस मैसूर शामिल है। वह फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग के रूप में नौसेना के वर्क अप ऑर्गेनाइजेशन के चीफ रह चुके हैं। वे जो है फ्लैग ऑफिसर ऑफ शोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप और सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, स्मार्ट मिसाइल सिस्टम। यह क्या है? भारतीय नौसेना ने उड़ीसा में बालासोर के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यह इसका फुल फॉर्म है किसका? स्मार्ट का। ठीक है। सुपर मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यह जो है इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट का। मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने बनाया है। यह नेक्स्ट जनरेशन का मिसाइल है जो लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम पर बेस्ड है। स्मार्ट मिसाइल को वारशिप के साथ तटीय इलाकों से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 2 स्टेप सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम भी लगा है। स्मार्ट मिसाइल की मैक्सिमम रेंज जो है 650 किलोमीटर है। यह अपने साथ टॉर्पीडो के साथ पैराशूट डिलीवरी सिस्टम भी ले जा सकती है। इस मिसाइल सिस्टम को S-400 की तरह कैनिस्टर में रखा जा सकता है। टॉर्पीडो मिसाइल का वर्जन होता है जिसे सबमरीन से दागा जाता है। ठीक है। यह टॉर्पीडो जो है एक मिसाइल सिस्टम होता है जो अक्सर करके सबमरीन से दागा जाता है। यह टॉर्पीडो अपने टारगेट की रेंज में आते ही धमाके के साथ विस्फोट हो जाता है। ठीक है। तो यह स्मार्ट मिसाइल सिस्टम के बारे में है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो लगातार चर्चा में बना हुआ है काफी दिन से। ठीक है। रुआंग ज्वालामुखी है, यह 14 दिन में छठी बार यह फटा है। तो रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह इंडोनेशिया में है। यह मैप में देखिए, यह इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया जो है दक्षिण पूर्व एशिया में है। तो इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी फट गया है। विस्फोट के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने अगले आदेश तक एयरपोर्ट बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
विस्फोट के बाद चारों ओर अंधेरा छा गया, जिसके बाद बिजली चमकी और भूकंप के झटके महसूस किए गए। रुआंग ज्वालामुखी फटने के बाद आसमान में 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख और गुबार उठा। दूसरे विस्फोट के बाद यह ऊंचाई 2.5 किलोमीटर हो गई। रुआंग के आसपास के क्षेत्र में रह रहे 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा चुका है। 5 किलोमीटर की दूरी तक किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इससे पहले 16 से 20 अप्रैल को एक एक और 17 अप्रैल को 4 बार ज्वालामुखी फटा। माउंट रुआंग के पास दो भूकंप आने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट अस्थिर हो गई है, जो ज्वालामुखी फटने का कारण बनी है। ठीक है, माउंट रुआंग के फटने का कारण क्या है? तो यह टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो अस्थिर हो गई हैं भूकंप आने की वजह से। इंडोनेशिया की वोल्केनो एजेंसी ने खतरे को देखते हुए लेवल 4 की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा ज्वालामुखी के पास के 6 किलोमीटर के क्षेत्र को एक्सक्लूसिव जोन घोषित किया गया है। 1871 में इंडोनेशिया में अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है, जहां 120 एक्टिव वोल्केनो मौजूद हैं। यहाँ पैसिफिक महासागर के करीब हार्सू के शेप की टेक्टोनिक फॉल्ट लाइंस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको अपने फ्रेंड सर्किल में भी ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करें। धन्यवाद।